नमस्कार दर्शकों, विजन संवाद के इस नए अंक के साथ मैं राघव सिंह आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। एक नए ज्वलंत मुद्दे के साथ हम एक बार पुनः आपके समक्ष उपस्थित हैं। भारत में आर्थिक सुधारों के 3 दशक बीत चुके हैं। इन 3 दशकों में भारतीय अर्थव्यवस्था ने काफ़ी शानदार प्रगति की है। कई अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्ट भारतीय अर्थव्यवस्था की प्रगति को दर्शाते हैं। इसी क्रम में हाल ही में S&P ग्लोबल की एशिया क्रेडिट आउटलुक रिपोर्ट जारी हुई है। इस रिपोर्ट में यह दावा किया गया है कि वर्ष 2030 तक भारत विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगी। तो आज की अपनी इस परिचर्चा में हम इसी संदर्भ में मूलतः बात करेंगे। साथ ही साथ भारतीय अर्थव्यवस्था की वर्तमान स्थिति व भविष्य की संभावनाओं के संदर्भ में भी एक समझ विकसित करने का प्रयास करें। इन सभी मुद्दों पर हमारा ज्ञानवर्धन करने के लिए हमारे साथ विजन IAS की एक्सपर्ट फैकल्टी सोना मैम उपस्थित हैं। मैम, आपका स्वागत है। धन्यवाद राजा। मैम, इससे पहले कि हम इस रिपोर्ट की तरफ जाएं, एकदम आधारभूत बातों से शुरू करते हैं कि जो की इंडिकेटर्स हैं वो भारतीय अर्थव्यवस्था की वर्तमान स्थिति के संदर्भ में क्या बताते हैं हमें? बिल्कुल राघव, अगर भारतीय इकोनॉमी के की इंडिकेटर्स की मैं बात करूं तो सबसे पहले आपको पता है हम जीडीपी को याद करते हैं इस लिस्ट में। तो जीडीपी के बारे में मैं बताऊं तो हाल ही में जीडीपी को लेकर IMF का एक फोरकास्ट आया है। ये पूर्वानुमान या फोरकास्ट क्या कहता है भारतीय जीडीपी के बारे में? ये अनुमान कहता है कि भारतीय जीडीपी इस वित्त वर्ष में यानी वित्त वर्ष 2023-24 में 6.3% की रेट के साथ आगे बढ़ सकती है। और आप देखोगे कि ये जो पूर्वानुमान है ये पहले से अपग्रेड हुआ है। IMF का पहले पूर्वानुमान क्या कह रहा था कि हमारी इकोनॉमी 6.1% की रेट के साथ आगे बढ़ेगी। अगर इसी के साथ मैं बात करूं तो वर्ल्ड बैंक का जो अनुमान है वो भी लगभग कुछ इतना ही है। RBI के अनुमान की मैं बात करूं तो RBI का अनुमान इस वित्त वर्ष को लेकर था कि हमारी GDP 6.5% की रेट के साथ ग्रो करेगी। हाल ही में RBI ने भी अपना पूर्वानुमान जो है वो बदला है और अब RBI का कहना है कि हमारी GDP लगभग 7% की रेट के साथ ग्रो करेगी। तो आप एक चीज नोट कर पा रहे हैं राघव यहाँ पर कि ओवरऑल जो हमारी इकोनॉमी को लेकर पूर्वानुमान है संस्थाओं का, चाहे मैं वैश्विक संस्थाओं की बात करूं या फिर भारतीय संस्थाओं की, तो ये पूर्वानुमान पहले की तुलना में बेहतर हुआ है। दूसरा इकोनॉमी का की इंडिकेटर है इन्फ्लेशन या मुद्रास्फीति। अब इसके संदर्भ में RBI का क्या कहना है? RBI का कहना है कि इस वित्त वर्ष में हमारे यहाँ मुद्रास्फीति लगभग 5.4% की रेट के साथ बनी रहेगी। इतना ही नहीं, जो आने वाला वित्त वर्ष है यानी वित्त वर्ष 2024-25 की पहली तिमाही का अनुमान भी यही कहता है कि हमारा इन्फ्लेशन हाई रहेगा और लगभग 5.2% के आसपास ये बना रहेगा। इसके अलावा अगर मैं मार्केट डायनेमिक्स की बात करूं तो जो आप देखेंगे कि हमारी इकोनॉमी बेहतर करेगी या जीडीपी हमारी बेहतर ग्रो करेगी, इसका जो पूर्वानुमान आया है उसका आधार है बेहतर मांग, यानी हमारे यहाँ प्राइवेट कंजम्पशन जो है वो अच्छा बना हुआ है। ओवरऑल इकोनॉमी का जो आउटलुक है वो पॉजिटिव देखने को मिल रहा है। तो ये सारे फ्रंट हैं जिनकी बात करके हम भारतीय इकोनॉमी की जो स्थिति है उसे समझ सकते हैं। जी मैम, ये तो भारतीय अर्थव्यवस्था की स्थिति हुई। वैश्विक जीडीपी के संदर्भ में वर्तमान आंकड़े क्या कहते हैं कि वैश्विक जीडीपी का विकास किस दिशा में जा रहा है? हाँ राघव, देखो इस फ्रंट पर भी हम इवन ये चर्चा करके हम अच्छे से समझ सकते हैं कि भारतीय स्थिति की जो ग्रोथ पोटेंशियल है वो कैसे बेहतर है। जी मैम, एक कंपैरिजन हो जाएगा। हाँ बिल्कुल कंपैरिजन। IMF के आंकड़े क्या कह रहे हैं कि वैश्विक जो इकोनॉमीज हैं उनमें एवरेज ग्रोथ रेट क्या देखने को मिलेगी इस वित्त वर्ष के लिए लगभग 3% और जो आने वाला वित्त वर्ष है उसके लिए 2.9% का अनुमान IMF ने जारी किया है। वहीं जो अमर्जिंग और डेवलपिंग नेशंस हैं उनके लिए IMF का अनुमान लगभग 4% के आसपास है। वहीं पर जो हमारी GDP है उसको लेकर अनुमान अभी मैंने बात की कि लगभग 6.3% के आसपास है। तो आप देख रहे हैं कि हमारी इकोनॉमी IMF का कहना है कि विश्व की सबसे तेजी से ग्रो करने वाली इकोनॉमीज में से एक रहने वाली है। जी मैम, ये तो भारतीय अर्थव्यवस्था और वैश्विक अर्थव्यवस्था की वर्तमान स्थिति के संदर्भ में हमने एक समझ बना ली। अब मैम हम अपने इस रिपोर्ट पे आते हैं। S&P ग्लोबल रिपोर्ट यह बता रही है कि वर्ष 2030 तक भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगी।
तो अभी भारतीय अर्थव्यवस्था कहाँ है, कौन से रैंक पे है या क्या स्थिति है? हाँ जी राघव, अभी जो है हम वैश्विक स्तर पर 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था हैं और S&P ग्लोबल का जो अनुमान है वो कहता है कि 2030 तक हम जर्मनी और जापान को पीछे छोड़ते हुए US और चाइना के बाद विश्व की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएंगे। अच्छा, यहाँ पर मैं हमारे दर्शकों को एक और तथ्य से अवगत करवाना चाहूँगी कि PPP यानी परचेजिंग पावर पैरिटी के हिसाब से भारत ऑलरेडी विश्व की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था है। 2020 में हम यूके को पीछे छोड़कर विश्व की पीपीपी के आधार पर तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बन गए थे। अब जो 2030 को लेकर हमारा अनुमान है कि भारत तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनेगा, वो नॉमिनल जीडीपी के आधार पर है, यानी वो जीडीपी जो हम करंट प्राइसेस के आधार पर कैलकुलेट करते हैं। जी मैम, आपने जैसा कि बताया भारतीय अर्थव्यवस्था की वर्तमान स्थिति के संदर्भ में आपने हमें समझाया, नॉमिनल और पीपीपी के आधार पर भी जो जीडीपी की स्थिति है उसे भी समझाया। तो मैम यहाँ इस रिपोर्ट के बारे में बात करते हैं। जो ये रिपोर्ट कह रही है कि भारतीय अर्थव्यवस्था वर्ष 2030 तक तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगी, तो वो कौन सी परिस्थितियाँ हैं या यूँ कहें कि वे कौन से कारक हैं जो ये बता रहे हैं, जिसके आधार पर यह निष्कर्ष निकाला जा रहा है कि भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास इस दिशा में होगा? हाँ राघव, इसके बारे में मैं बात करूं तो सबसे पहले तो हमारी जीडीपी है जिस पर काफ़ी विस्तृत चर्चा हम कर चुके हैं और मैंने ये भी बताया कि जीडीपी में हमें क्या देखने को मिल रहा है कि हमारी जीडीपी के जो पूर्वानुमान है वो पहले से बेहतर हो रहे हैं। दूसरा, इससे आगे बढ़ते हुए मैं बात करूं तो वो है मांग या डिमांड, और वो कैसे? हमारे यहाँ मिडिल इनकम ग्रुप जो है उसका आकार धीरे धीरे बढ़ रहा है। प्राइस रिसर्च की रिपोर्ट है, उसका कहना है कि भारत में अनुमान ये कहता है कि लगभग 30% जो पॉपुलेशन है वो मिडिल इनकम ग्रुप से बिलोंग करती है। आपको पता है राघव, मिडिल इनकम ग्रुप अर्थव्यवस्था में डिमांड क्रिएट करता है, जिससे कि जीडीपी की ग्रोथ रेट तो बढ़ती है और साथ साथ एम्प्लॉयमेंट इत्यादि भी अर्थव्यवस्था में क्रिएट होती हैं। इसके अलावा आपको याद होगा राघव कि पिछले एक दशक से बार बार हम एक टर्म सुन रहे हैं जिसे ट्विन बैलेंस शीट का जो है स्थिति के नाम से हम जानते हैं। अब ये ट्विन बैलेंस शीट की प्रॉब्लम क्या है कि एक तरफ तो जो हमारी कंपनीज हैं उनकी जो बेसिक बुक है वो खराब स्थिति में है, ठीक है, और दूसरा हमारे बैंक्स में एनपीए की समस्या बनी हुई थी। हाल फिलहाल के आंकड़े क्या कह रहे हैं कि अब भारत धीरे धीरे इस ट्विन बैलेंस शीट की स्थिति से बाहर आ रहा है। कंपनीज की जो बुक्स हैं वो तो क्लियर हुई ही हैं, साथ ही जो एनपीए है, ग्रोस एनपीए हमारा घटकर 3.9% के आसपास रह गया है। तो ये एक बेहतर इंडिकेटर है जो दिखाता है कि अब अर्थव्यवस्था में जो हमारी इंडस्ट्रीज हैं वो अच्छा परफॉर्म कर सकती हैं। साथ ही वित्त की उपलब्धता भी अब जो है इंडस्ट्री के लिए हो पाएगी, इन्वेस्टमेंट हमारी इकोनॉमी में अच्छा होगा। इसके अलावा एफडीआई इनफ्लो हमारे यहाँ अच्छा बना हुआ है। गवर्नमेंट ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ाने के लिए भी काफ़ी सारे स्टेप्स उठा चुकी है और कुछ कदम है जो गवर्नमेंट अभी उठा भी रही है इस फ्रंट को लेकर, ठीक है। साथ ही अब तक हम फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर पर तो काम कर ही रहे थे, हम डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी अब फोकस कर रहे हैं। और राघव, अब हमारी इकोनॉमी डेमोग्राफिक डिविडेंड की स्थिति में तो है ही, यानी अर्थव्यवस्था में जो लोग हैं हमारे, उनका बड़ा हिस्सा ऐसा है जो एक्टिव है इकोनॉमिकली, तो उससे संभावना उठती है कि हमारी इकोनॉमी अच्छी ग्रोथ करेगी। तो इन सारे फ्रंट पर अगर हम देखें तो हम क्या पाते हैं कि हमारी इकोनॉमी में अच्छी पोटेंशियल है कि वो आने वाले समय में वैश्विक स्तर पर तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनकर उभरे। जी मैम, ये स्थानीय परिस्थितियों के संदर्भ में आपने काफ़ी विस्तार से हमें समझाया। मैम, यहाँ एक प्रश्न उपस्थित होता है कि वैश्विक परिस्थितियाँ किस प्रकार की हैं? क्या वैश्विक परिस्थितियाँ भी कुछ ऐसी हैं जो भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास को सपोर्ट कर रही हों? हाँ, इस फ्रंट पर राघव अगर मैं बात करना चाहूँ तो वैश्विक स्तर पर भी आप देखोगे कोविड का जो काल रहा उसके बाद काफ़ी डायनामिक बदले हैं। जैसे सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगी चाइना के स्तर पर। चाइना मेजर मैन्युफैक्चरिंग हब था, ठीक है, जो बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज थी अपनी यूनिट चाइना में लगाना चाह रही थी। लेकिन अब क्या दृष्टिकोण देखने को मिल रहा है कि अब ये जो बड़ी बड़ी एमएनसीज हैं ये एक और विकल्प ढूंढ रही हैं चाइना के बाद, कि चाइना को कौन रिप्लेस कर सकता है, और उसमें भारत की भूमिका काफ़ी अग्रणी हो सकती है। अगर भारत ये पोटेंशियल दिखा पाता है उन बड़ी कंपनीज को, तो भारत भी आने वाले समय में एक मैन्युफैक्चरिंग हब
बन सकता है। तो ये जो चाइना +1 वाला एक नया ट्रेंड शुरू हुआ है, उसका अवसर भारत जो है उस अवसर का लाभ उठा सकता है। एक तो ये पोटेंशियल बन रही है। दूसरा, जो वैश्विक ग्लोबल चेन है, ग्लोबल चेन जो है उसमें भी काफ़ी ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है। भारत अभी तक आप देखोगे ग्लोबल वैल्यू चेन का ज़्यादा बड़ा हिस्सा नहीं रहा है। अब भारत काम कर रहा है कि जो रीजनल वैल्यू चेन्स हैं और जो ग्लोबल वैल्यू चेन्स हैं, यानी प्रोडक्ट का कुछ एक पार्ट हम बनाए, बाकी पार्ट दूसरी जगह पर बन रहे हैं, इस तरह की वैल्यू चेन का हम हिस्सा बन पाएँ। तो अगर भारत इन वैल्यू चेन्स का हिस्सा बनने को लेकर जो एक अपना क्लैरिटी रखता है, अगर हम उस टारगेट को अचीव कर पाते हैं, तो भी हम देखेंगे कि यहाँ भी हमारे सामने काफ़ी अच्छी पोटेंशियल है। तो ये सारे फ्रंट हैं जिनकी हम बात कर सकते हैं जब हम वैश्विक स्तर पर चर्चा करें कि कहाँ हमारे सामने अपॉर्चुनिटीज़ हैं, जिनका लाभ उठाकर भारत अपना जो तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनने का स्वप्न है उसे साकार कर सकता है। मैम, ये तो बात होगी वैश्विक और स्थानीय परिस्थितियों की, जो ये बता रहे हैं कि भारतीय अर्थव्यवस्था में संभावना है विकास की। मैम, यहाँ पर हम यह समझना चाहेंगे कि क्या कुछ सरकारी नीतियाँ हैं, सरकारी पॉलिसीज़ हैं जो इस हमारी अर्थव्यवस्था के विकास को फैसिलिटेट कर रही हैं? जी राघव, इस फ्रंट पे मैं सबसे पहले बात करना चाहूँगी ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस की। ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा देने के लिए हमारी सरकार ने अनेकों कदम उठाए हैं। जैसे हम यहाँ पर सिंगल विंडो क्लियरेंस की बात कर सकते हैं, साथ ही हम कर सुधार की भी बात यहाँ पर कर सकते हैं। जैसे अगर एक दो सुधार मैं यहाँ पर मेंशन करना चाहूँ तो जीएसटी, जहां हमने एकल राष्ट्र एकल कर की संकल्पना को साकार करने की कोशिश की है। साथ ही गवर्नमेंट ने हमारी जो कॉरपोरेट टैक्स रेट है उसे भी रैशनलाइज करने की कोशिश की है। साथ ही इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर भी गवर्नमेंट काफ़ी एक्टिव है। हम नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन लेकर आए हैं, हम नेशनल असेट मोनेटाइजेशन स्कीम लेकर आए हैं, ताकि इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा बेहतर हो और लॉजिस्टिक कॉस्ट हमारा कम हो पाए। साथ ही इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर, चाहे मैं डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करूं या फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करूं, गवर्नमेंट निजी क्षेत्र की भूमिका भी तलाश रही है। और इसी क्रम में आप देखोगे कि गवर्नमेंट ने पीपीपी मॉडल का एक नया वर्जन हमारे सामने इंट्रोड्यूस किया, जिसे हम हैम या हाइब्रिड एन्युटी मॉडल के नाम से जानते हैं। तो इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर भी हमारी गवर्नमेंट अच्छी कोशिश कर रही है। साथ ही गवर्नमेंट देख रही है कि अर्थव्यवस्था के किन सेगमेंट्स में पोटेंशियल है, ताकि उन्हें वो प्रमोट कर पाए, जिसका एक अच्छा एग्जाम्पल प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम है, जिसमें हम एरियाज आइडेंटिफाई कर रहे हैं और उनको जो है बूस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। इसी तरह की स्कीम सर्विस सेक्टर को लेकर है, जहां गवर्नमेंट चैंपियन सेक्टर्स को आइडेंटिफाई कर रही है। तो इस स्तर पर भी गवर्नमेंट कोशिश कर ही रही है। और इसी के साथ राघव, आज हम COP28 के बारे में काफ़ी ज़्यादा सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं। तो आज जब वैश्विक स्तर पर आपकी जीडीपी ग्रोथ को देखा जाता है, तो सिर्फ आर्थिक आंकड़े ही पर्याप्त नहीं है, अपितु ये भी देखा जा रहा है कि आपकी जो जीडीपी ग्रोथ है वो कितनी सस्टेनेबल है। तो उस फ्रंट पर भी गवर्नमेंट काफ़ी सारे इनिशिएटिव है जिनके साथ आगे बढ़ रही है। जैसे हम हमारी जीडीपी में पर यूनिट पैदा करने में जो उत्सर्जन हो रहा है उसकी तीव्रता को कम करने की कोशिश कर रहे हैं। हमारी एनर्जी बास्केट में रिन्यूएबल एनर्जी जो है उसकी हिस्सेदारी को हम बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। आप बार बार न्यूज़पेपर में और न्यूज़ में ग्रीन फिनेंस के बारे में सुनते होंगे, तो उसको भी प्रमोट करने की हम काफ़ी कोशिश कर रहे हैं। हम ग्रीन बॉन्ड का आइडिया लेकर आए, अब हम वहाँ से आगे बढ़ते हुए एरिया स्पेसिफिक ब्लू बॉन्ड या येलो बॉन्ड की जो पॉसिबिलिटीज़ है उनको भी तलाश रहे हैं, ताकि जो हमारी जीडीपी ग्रोथ हो, जिसे हम अचीव करें, वो सस्टेनेबल भी हो पाए। तो ये सारे फ्रंट है जहाँ पर हमारी गवर्नमेंट कोशिश कर रही है कि हम अपना टारगेट भी अचीव कर पाएँ और सस्टेनेबिलिटी के जो हमारे गोल्स हैं उनको भी हम इफ़ेक्टिवली कंप्लीट कर पाएँ। मैम, जैसा कि आपने बताया कि सरकार की नीतियाँ भारतीय अर्थव्यवस्था को बढ़ा रही है, आगे बढ़ाने में सहायक कदम उठा रही है, ऐसे कई सारी पॉलिसीज़ के बारे में आपने बताया। लेकिन मैम, यहाँ एक महत्वपूर्ण पक्ष यह भी है कि भारत में जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो काफ़ी तेज़ी से बढ़ता हुआ दिख रहा है। साथ ही साथ जो आय असमानता या इनकम इनइक्वलिटी है उसमें भी हमें बढ़ोतरी नज़र आती है, वो भी बढ़ा है। तो यहाँ पर एक स्वाभाविक सा प्रश्न उपस्थित होता है कि क्या कुछ ऐसे बाधक कारक हैं जो इस प्रेडिक्शन को कि 2030 तक भारतीय अर्थव्यवस्था विश्व की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगी, इसको रोक रहे हैं?
राघव, इस क्रम में मैं सबसे पहले उन्हीं दो बाधक तत्वों की बात करूंगी जिनकी चर्चा आपने की है, जिसमें एक है बढ़ती हुई बेरोजगारी और दूसरा है बढ़ती हुई आय असमानता। तो बेरोजगारी को लेकर सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी का डेटा क्या कह रहा है कि सितंबर माह में जहां बेरोजगारी की दर हमारे यहाँ 7% बनी हुई थी, वो अक्टूबर माह में बढ़कर 10% हो गई है। इसी के साथ आपने आय असमानता के फ्रंट पर भी बात की, तो ऑक्सफोम रिपोर्ट क्या कहती है कि जो 10% लोग हैं वो हमारे वेल्थ का 80% होल्ड करके रखते हैं। और साथ ही रिपोर्ट ये भी कहती है कि कोविड-19 के बाद के समय में ये आय असमानताएं और प्रखर हुई हैं। तो बिल्कुल ये दो बाधाएं हैं जो हमारे अनुमान को कि 2030 तक भारत विश्व की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा, इसे काफ़ी हद तक बाधित करने की क्षमता रखती है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो तीसरा फैक्टर हमारे सामने है कैपिटल, पूंजी। मैंने आपको बताया कि पूंजी की व्यवस्था करने के लिए काफ़ी सारे इनिशिएटिव, अलग अलग तरह के बॉन्ड्स की हमने बात की। साथ ही हमने ये भी डिस्कस किया है कि गवर्नमेंट निजी क्षेत्र की भूमिका भी तलाश रही है, लेकिन हम पाते क्या है कि आज भी प्राइवेट सेक्टर उतना एक्टिवली जो है इन मॉडल्स में अपनी भागीदारी नहीं निभा रहा है। तो ये हमारे लिए एक बड़ा कंसर्न बन सकता है। इसके बाद अगर मैं राघव बताना चाहूँ तो वो फ्रंट है श्रम सुधार। हमने काफ़ी सारे किए हैं, आपको पता होगा 4 हम कोड भी लेकर आए हैं, लेकिन हम देखते हैं कि अभी उनमें जो सुधार हैं वो कोड के स्तर पर ही हैं। वास्तव में कानूनों के माध्यम से हमने उन सुधारों को अभी क्रियान्वित नहीं किया है। साथ ही हमारे यहाँ जो फीमेल लेबर पार्टिसिपेशन रेट है वो अभी भी निम्न बनी हुई है, और ये तो स्वयं एसएनपी रिपोर्ट का कहना है कि जो ये निम्न हमारी फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट है, ये भारत के लिए चिंता का विषय है। साथ ही इस रिपोर्ट का ये भी कहना है कि भारत में अपस्किलिंग और रीस्किलिंग पर काम करना पड़ेगा, जो कि हम नहीं कर रहे हैं। तो ये भी हमारे सामने एक बड़े बैरियर, एक बड़े बाधा की तरह हम देख सकते हैं। इसके अलावा राघव, हम क्या देखते हैं कि हमारी जो इकोनॉमी है उसका स्ट्रक्चर कैसे डेवलप होता है कि हम सीधा प्राइमरी यानी एग्रीकल्चर से सीधा टर्शरी यानी सर्विस सेक्टर की तरफ जंप कर गए। बीच में जो हमारा इंडस्ट्री था, उद्योग क्षेत्र था, उस पर हम फोकस नहीं कर पाए। अब इस इंडस्ट्री का ही एक मेजर कंपोनेंट है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, उसको लेकर कुछ डेटा सामने आए हैं। डेटा क्या कह रहे हैं कि 2018 के आसपास जहां मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की हिस्सेदारी हमारी जीडीपी में बढ़कर 18% के आसपास हो गई थी, अब 2022-23 में वो फिर से घटकर 17% तक पहुंच गई है। अब इसी प्रवृत्ति को लेकर हमारे विशेषज्ञ एक अंदाजा लगा रहे हैं कि क्या भारतीय जो अर्थव्यवस्था है उसका डी इंडस्ट्रियलाइजेशन या विउद्योगीकरण हो रहा है। तो ये भी सारे कंसर्न हैं जो हमारे सामने एक बाधा के तौर पर खड़े हैं, और इस चीज़ को लेकर तो एसएनपी ग्लोबल की रिपोर्ट ने भी हमें चेताया है। रिपोर्ट क्या कहती है कि ये भारत के लिए एक पैरामाउंट टेस्ट होगा कि भारत कैसे सर्विस लेड इकोनॉमी से मैन्युफैक्चरिंग लेड या फिर ब्रॉडरली मैं कहूँ तो इंडस्ट्री लेड इकोनॉमी की तरफ आगे बढ़ता है। तो इन सारे फ्रंट पर हमें काम करना पड़ेगा, वरना 2030 को लेकर जो हम अपना एक स्वप्न रखते हैं, जो अनुमान है इकोनॉमी को लेकर, वो धुंधले नज़र आ सकते हैं। मैम, ये तो बात हुई आर्थिक गतिविधियों से संबंधित या अर्थव्यवस्था से जो संबंधित चुनौतियां हैं उसकी। मैम, क्या कुछ पॉलिटिकल और जियोपॉलिटिकल भी चुनौतियां हैं जो भारतीय अर्थव्यवस्था में बाधक के रूप में दिख रहे हैं हमें? बिल्कुल राघव, यहाँ पर जो वैश्विक स्तर पर भू राजनीतिक क्राइसिस हम देख रहे हैं उन्हें अच्छे से हम समझ सकते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि रशिया और यूक्रेन के बीच जो एक जियोपॉलिटिकल क्राइसिस की स्थिति है उसने कैसे वैश्विक स्तर पर कमोडिटी प्राइस को बढ़ा दिया। अब जब कमोडिटी प्राइस बढ़ रहे हैं और हमारी अर्थव्यवस्था का भी वैश्विक अर्थव्यवस्था से एक्सपोजर अच्छा खासा है, तो इसका प्रभाव क्या पड़ेगा कि वो बढ़े हुए प्राइस हमारी अर्थव्यवस्था को भी प्रभावित करेंगे। ठीक है। इसके अलावा आप जियोपॉलिटिकल क्राइसिस में जो इजराइल और फिलिस्तीन के बीच स्थिति है उसे भी यहाँ पर समझ सकते हो कि जब भी वैश्विक स्तर पर ऐसा कोई कॉन्फ्लिक्ट होता है वो ओवरऑल वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं को प्रभावित कर देता है और अंततः उसका प्रभाव भारत तक भी पहुँचता है। दूसरा जो एक वैश्विक प्रभाव है, इसमें मैं एक आर्थिक बिंदु को यहाँ पर कोट करना चाहूँगी कि राघव, मैंने आपको शुरुआत में ही बताया था कि वैश्विक स्तर पर जो अर्थव्यवस्थाएं हैं उनकी ग्रोथ का अनुमान उतना अच्छा नहीं है।
क्या हमने देखा था कि एवरेज आईएमएफ का क्या कहना है कि एवरेज वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं की ग्रोथ रेट लगभग 3% रहेगी। अब जो वैश्विक ग्रोथ रेट है, भारत की ग्रोथ रेट में डीलिंक देखने को मिल रहा है। तो अगर वैश्विक स्तर पर मांग उतनी अच्छी नहीं बन पाती, और चूंकि भारत निर्यात भी करता है, तो हमारी अर्थव्यवस्था भी इससे प्रभावित हो सकती है, उत्पादन गतिविधियां हमारी भी कम हो सकती हैं। तो ये फ्रंट है। इसके अलावा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हम राष्ट्रों के साथ करते हैं राघव। हम क्या देख रहे हैं, बार बार अभी शायद कुछ ही दिन पहले न्यूज़पेपर में था कि भारत यूके और यूरोपियन यूनियन के साथ अपने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को फाइनलाइज करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन ये कोशिश काफ़ी लंबे समय से चल रही है, और अगर हम इसे टाइमली कर लेते हैं तो इस फ्री ट्रेड एग्रीमेंट से काफ़ी सारे पोटेंशियल बेनिफिट हमें मिल सकते हैं, जो हमारी इकोनॉमी को बूस्ट कर सकते हैं। साथ ही हमने नहीं किए हैं वो हमारे लिए बाधक हैं। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट या इस तरह के समझौते हमने किए हैं, उनके संदर्भ में विशेषज्ञों का क्या कहना है कि इन एग्रीमेंट से जो लाभ भारत को मिलना चाहिए वो लाभ भारत नहीं उठा पा रहा। तो ये एक फ्रंट है जहां पर हम देखते हैं कि हमें एक चैलेंज तरह की स्थिति देखने को मिल रही है। इसके अलावा कुछ ऐसे सेगमेंट थे जैसे वस्त्र क्षेत्र, जहां भारत अच्छा परफॉर्म कर रहा था, लेकिन हमें वैश्विक स्तर पर वहां पर भी अच्छी प्रतिस्पर्धा देखने को मिल रही है, जिसमें कि वियतनाम, ठीक है, और बांग्लादेश जैसी कंट्रीज हैं जो हमें अच्छा कंपटीशन दे रही हैं। तो ये सारे फ्रंट हैं जिन पर हमें अपने आप को सुदृढ़ करना होगा। जहां कुछ शंकाएं हैं उनका समाधान करना पड़ेगा, हमें अपनी स्थिति को सुदृढ़ करना होगा। अन्यथा ये वैश्विक कारण हमारा जो एक क्षमता है कि हम तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएंगे, उसे प्रभावित कर सकती है। मैम, ये तो चैलेंजेस की बात हुई। मैम, इन चैलेंजेस को ओवरकम करने के लिए क्या कुछ किए जाने की आवश्यकता है? बिल्कुल राघव, इस फ्रंट पर सबसे पहले तो हमें कैपिटल या फिर पूंजी की व्यवस्था करनी होगी। अब इसमें जो हमारा एफडीआई इनफ्लो है वो बना रहे और आने वाले समय में बढ़े, ये हमारे लिए ज़रूरी है। साथ ही हमारा जो निजी क्षेत्र है वो भी इन्वेस्ट करे, यानी प्राइवेट इन्वेस्टमेंट हमारे यहाँ मेंटेन रहे। इसी के साथ मैंने एक फ्रंट पर बात की थी जो है ग्लोबल सप्लाई चेन। तो अब भारत को एक्टिवली कोशिश करनी पड़ेगी कि वो ग्लोबल सप्लाई चेन का हिस्सा बढ़े और अपनी उपस्थिति वहाँ पर दिखाए, ठीक है। इसी के साथ लेबर के फ्रंट पर भी हमें कुछ सुधार करने पड़ेंगे, जिसमें महिला श्रम भागीदारी दर जो है उसे हमें बढ़ाना पड़ेगा, रीस्किलिंग अपस्किलिंग पर हमें काम करना पड़ेगा। तो ये सारे फ्रंट हैं जिन पर जब हम काम करेंगे तब हम अपना टारगेट अचीव कर पाएंगे। मैम, आखिर में हम यह भी समझना चाहेंगे कि हम अपनी अर्थव्यवस्था को लॉन्ग लास्टिंग और सस्टेनेबल बनाने के लिए क्या कुछ कर सकते हैं या क्या कुछ किया जाना चाहिए? राघव, इस फ्रंट पर मैं कुछ थिन लाइन बैलेंस हैं उनको यहाँ पर आइडेंटिफाई करना चाहूँगी। सबसे पहला चैलेंज है हमारे सामने कि हम कैसे अपनी ग्रोथ रेट के जो टारगेट्स हैं और जो इन्फ्लेशन हमारे यहाँ बढ़ा हुआ है उसको बैलेंस करें कि हमारी ग्रोथ रेट भी बनी रहे और इन्फ्लेशन भी एक स्तर से अधिक ना जाए। तो इस पर हमें विचार करना पड़ेगा, और आरबीआई और गवर्नमेंट दोनों के स्तर पर काफ़ी कुछ कोशिशें इस बात को ध्यान में रखकर हो भी रही हैं। जैसे अभी भी हमारी पॉलिसी रेट्स हैं, अभी कुछ दिन पहले चर्चा में रहा कि पॉलिसी रेट जिसमें मेजर है रेपो रेट, उसे अनचेंज्ड यानी 6.50% की रेट पर हमने मेंटेन रखा है। दूसरा हमारे सामने एक मेजर टारगेट है कि हम कैसे सर्विस वर्सेस मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो है उसे बैलेंस करें, कि सर्विस को भी हम हमारी स्ट्रेंथ है मेंटेन रखें, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग और अगर मैं और व्यापक स्तर पर कहूँ तो उद्योग क्षेत्र में जो पीछे छूट गया है उसे हम कैसे रेस में सामने लेकर आएं, ताकि वहाँ पर जो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के अवसर थे, वहाँ पर जो जीडीपी ग्रोथ की क्षमता थी, उसका भी लाभ हम ले पाएं। इसी के साथ हमारे यहाँ चूँकि जनसंख्या काफ़ी आकार में बड़ी है, तो एक तरफ लेबर है और दूसरी तरफ टेक्नोलॉजी है। तो इनको हम कैसे बैलेंस करें कि जहाँ आवश्यकता है हम लोगों को रोजगार दें ताकि बेरोजगारी दर हमारे यहाँ कम हो पाए, लोगों को अच्छे रोजगार मिले, और जहाँ दूसरी तरफ आवश्यकता है हम जो है टेक्नोलॉजी या मशीनों का भी इस्तेमाल करें। तो यहाँ पर भी हमें एक फाइन लाइन बैलेंस बनाने की आवश्यकता है। इसके अलावा एक तरफ है जीडीपी ग्रोथ के टारगेट और दूसरी तरफ है एनवायरनमेंट।
एनवायरनमेंट। तो कैसे हम एनवायरनमेंट को भी साथ लेकर चलें और जो जीडीपी ग्रोथ है उसे भी हम मेंटेन करें, यानी सस्टेनेबल जीडीपी ग्रोथ को हम अचीव करें, ये भी हमें जो है बड़े ही बारीकी से इस पहलू पर काम करना पड़ेगा। और एनवायरनमेंट कंसर्न्स और साथ ही जीडीपी ग्रोथ दोनों को साथ लेकर हमें चलना पड़ेगा। और राघव, लास्ट में मैं बात करना चाहूँगी कि आज के समय में हमारी अर्थव्यवस्था काफ़ी खुल गई है, वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं से हमारा एक्सपोजर बढ़ गया है। अभी हमने जियोपॉलिटिकल क्राइसिस की बात की, इसी तरह के आर्थिक झटके भी हम देखते हैं कि वैश्विक स्तर पर हम अनुभव करते हैं, जिसका प्रभाव हमारी अर्थव्यवस्था तक पहुंच रहा है। लेकिन इसका अर्थ ये तो नहीं है कि हम अपनी अर्थव्यवस्था के दरवाजे बंद कर दें। अगर हमें अपनी ग्रोथ रेट को बनाए रखना है, ठीक है, तो हमें वैश्विक स्तर के साथ जो है मिलकर चलना भी पड़ेगा। हमारी अर्थव्यवस्था को वैश्विक अर्थव्यवस्था से इंटीग्रेट भी करना पड़ेगा। तो अब हमें ये देखना है कि हम कैसे ये जो एक्सटर्नल शॉक्स हैं इनसे अपनी अर्थव्यवस्था को बचाएं और साथ ही वैश्विक अर्थव्यवस्था से इंटीग्रेट होकर जो लाभ हमें मिल सकते हैं उन लाभ का भी हम भरपूर उपयोग करें। तो ये सारे फ्रंट हैं जो मुझे लगता है कि जहाँ पर हमें बहुत ही फाइन लाइन बैलेंस बनाकर चलना पड़ेगा, तब कहीं जाकर हमारी जीडीपी ग्रोथ के जो हमारे टारगेट्स हैं या इकोनॉमी के जो हमारे टारगेट्स हैं वो लॉन्ग लास्टिंग हो पाएंगे और सस्टेनेबल बन पाएंगे। जी मैम, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने काफ़ी विस्तार से जो भारतीय अर्थव्यवस्था की वर्तमान स्थिति, वैश्विक संदर्भों में जो परिस्थितियां हैं उसके संदर्भ में और भविष्य की संभावनाओं के संदर्भ में हमें समझाने का प्रयास किया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो दर्शकों, यह था आज का संवाद। विजन आईएएस से निरंतर जुड़े रहिए और आपके विचारों का सदैव स्वागत रहेगा। धन्यवाद।